राम काज किन्हें बिनु मोहि कहां विश्राम, यही कहा था प्रधानमंत्री ने जब वो 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के भूमि पूजन में अयोध्या में थे। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री काल की दूसरी पारी अब अंतिम दौर में है। मोदी का वर्किंग स्टाइल, उनका क्राइसिस मैनेजमेंट और कई घंटे काम करने की लगन, इन तीनों की वजह से वो आज भी तमाम सर्वे में लीड कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या राम मॉडल के ही लक्ष्य मानकर मोदी यहां पर काम कर रहे हैं? क्या मोदी इसलिए हैं सबसे सफल क्योंकि वो मानते हैं राम मॉडल? देखिए। ₹526 करोड़ रुपए के हवाई जहाज को नरेंद्र मोदी जी ने 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा? दिसंबर 2018, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, 3 राज्यों में बीजेपी की करारी शिकस्त के बाद उस दिन नरेंद्र मोदी की पहली रैली थी। कांग्रेस और विपक्ष राफेल विमान सौदे को लेकर केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमले कर रहे थे। नरेंद्र मोदी ने आरोपों का जवाब देने के लिए उस जगह को चुना जो कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है, यानी रायबरेली। सच को श्रृंगार की जरूरत नहीं होती और झूठ चाहे जितना भी बोला जाए उसमें जान नहीं होती। लाखों की भीड़ के बीच नरेंद्र मोदी ने गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़ी। साथियों, रामचरितमानस में एक चौपाई है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान राम किसी का व्यक्तित्व समझाते हुए कहते हैं, जूठई लेना, जूठई देना, जूठई भोजन, जूठ चबेना। यानी कुछ लोग झूठ ही स्वीकार करते हैं, झूठ ही दूसरों को देते हैं, झूठ का ही भोजन करते हैं और झूठ ही चबाते रहते हैं। कुछ लोगों ने इन्हीं पंक्तियों को अपने जीवन का मूल मंत्र बना दिया है और इसलिए ऐसे लोगों के लिए देश का रक्षा मंत्रालय भी झूठा है। भगवान राम के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक माना जाता है कि जो वचन दे दिया वो वचन पूर्ण करना है। उदाहरण जिसे कहते हैं ना, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो आप देखिए वो चीजें धारा 370 से लेकर भारत की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्धता और श्री राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त करने तक, वो तमाम चीजें जिन्हें कभी असंभव माना जाता था, समस्त विघ्न बाधाओं और संघर्षों के खिलाफ खड़े होकर दृढ़ता के साथ वो पूर्ण करने का उन्होंने यह परिणाम दिखाया है। 2019 के चुनाव नतीजों ने नरेंद्र मोदी की चौकीदारी पर बड़ी मुहर लगा दी। विपक्ष के आरोप जनता के दिल में जगह नहीं बना सके। पहले से भी ज्यादा बहुमत लेकर नरेंद्र मोदी ने राफेल का चैप्टर ही क्लोज कर दिया। लेकिन यह पहली बार नहीं था जब मोदी ने अपने एक्शन, एग्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को रामायण या रामचरितमानस की पंक्तियों से बयां किया हो। मोदी कहते हैं कि उनकी विदेश नीति से लेकर टैक्स नीति तक राम से बहुत प्रभावित है। यकीन ना हो तो खुद मोदी से सुनिए। 16 जनवरी 2024, श्री सत्य साई नगर, आंध्र प्रदेश। प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक कार्यक्रम से 5 दिन पहले की बात। श्री सत्य साई नगर के पल समुद्रम में प्रधानमंत्री ने NACIN यानी नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स एंड नारकोटिक्स के नए परिसर का उद्घाटन किया।
इस मौके पर पहली बार नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के कई बड़े फैसले और टैक्स सिस्टम का त्रेता कनेक्शन बताया। एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त की यह है कि अयोध्या में आखिरी चरण में चल रही है प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी। राम मंदिर को फूलों के साथ सजाया गया है। कल दोपहर 12:05 पर प्राण प्रतिष्ठा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और तमाम तैयारियां इस वक्त आखिरी चरण में है अयोध्या में, जिसकी लगातार तस्वीरें, लगातार कवरेज एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। कल का वो दिन जिसका लंबे अरसे से इंतजार किया राम भक्तों ने, तो लंबा इंतजार वो खत्म होने वाला है। कल दोपहर को 12:05 वो समय होगा जब रामलला विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। 22 जनवरी से अयोध्या का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, लेकिन इस अध्याय के पहले के कई ऐसे पन्ने हैं जिन्हें आज पलटना जरूरी है, क्योंकि राम मंदिर का एक ऐसा पन्ना है जो 500 साल पुराना है, जब मुगल शासक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई थी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने पूरे देश का माहौल राममय कर दिया है। लेकिन इस राममय माहौल के बीच जो 500 साल पहले हुआ, वो अतिक्रमण भी याद आ रहा है, जिसने अयोध्या को वो जख्म दिए जिसके निशान मिट जाएंगे, लेकिन यादें हमेशा जहन में रहेंगी। क्योंकि ये अतिक्रमण न हुआ होता तो ये संघर्ष न होता, रामलला को अपनी अयोध्या से दूर न होना पड़ता। ये किस्सा शुरू होता है 1526 से। ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आया था। तभी 2 साल के बाद बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। ये मस्जिद उसी जगह बनी जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा। 500 साल से जब से बाबर के वक्त में इस मस्जिद का निर्माण हुआ, मंदिर को तोड़ा गया, तब से इस लड़ाई को, युद्ध को किया जा रहा है, आंदोलन को चलाया जा रहा है, और तब से अब तक करीब 76 बार आंदोलन हुआ है। ये वो दौर था जब मुगल शासन पूरे देश में फैल रहा था और साथ ही फैल रहा था उनका अतिक्रमण। उस वक्त कई हिंदू शासकों ने इसका विरोध भी करना चाहा, लेकिन उस वक्त विरोध की आग इतनी तेज नहीं थी कि मुगल आक्रांताओं को हिला पाती। 500 साल के इस संघर्ष में हर किसी का अपना योगदान है, लेकिन अगर उन 134 सालों का जिक्र नहीं होगा तो चीजें बेमानी हो जाएंगी। आज राम का भव्य मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, मगर वो वक्त कैसा था जब राम मंदिर का मामला पहली बार अदालत की चौखट पर पहुंचा था। 134 साल की कानूनी लड़ाई 1885 से 2019। अयोध्या में राम मंदिर का बनना यूं तो 500 साल के संघर्ष की कहानी है, लेकिन इसमें सबसे अहम वो 134 साल, क्योंकि राम मंदिर के लिए जो असल कानूनी लड़ाई हुई वो इसी दौरान हुई। क्योंकि 1528 से 1853 तक मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने को लेकर कोई ज्यादा संघर्ष नहीं हुआ, लेकिन 19वीं सदी में मुगलों और नवाबों का शासन जब कमजोर पड़ने लगा तो ये लड़ाई कानूनी हो गई, और फिर मीर बाकी के मस्जिद बनाने के 330 साल बाद 1858 में पहली बार परिसर में हवन पूजन करने को लेकर एक एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन ये 500 वर्ष से चला आ रहा संघर्ष था, जो एक तरह से 23-24 दिसंबर 1949 को फिर से शुरू हुआ। 1950 में पहला मुकदमा फाइल हुआ, 1962 के अंदर दूसरा, तीसरा, चौथा फाइल हो गया, और फिर 5वां मुकदमा जाकर के 1988 के अंदर फाइल हुआ, जो रामलला का मेन।
और 1885 में पहली बार मामला अदालत में पहुंचा, जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा दायर किया। दास ने बाबरी ढांचे के बाहरी आंगन में स्थित राम चबूतरे पर बने अस्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग की। जज ने फैसला सुनाया कि वहां हिंदुओं को पूजा अर्चना का अधिकार है, लेकिन वो जिला अधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दे सकते। और फिर शुरू हुई कानूनी लड़ाई, जो 134 साल तक चली और 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से खत्म हुई। राम मंदिर के लिए सबसे अहम साल था साल 1949, जब पहली बार मस्जिद के भीतर से रामलला की मूर्ति मिली और इसकी धमक दिल्ली तक सुनाई। राम मंदिर को लेकर कानूनी लड़ाई तो 1885 से शुरू हो गई, लेकिन 1949 को 22 दिसंबर की रात जब बाबरी मस्जिद के अंदर से अचानक भगवान राम की मूर्ति प्रकट हुई तो कहानी बदल गई। जो हिंदू धर्म के साधु संत थे कुछ लोग, उन्होंने उस रात को, बहुत अंधेरी रात थी, बारिश की रात थी, वहाँ पर मूर्तियाँ रख दी गई थी। वहाँ जो पुलिस ऑफिसर थे, सिक्योरिटी ऑफिसर थे, वो मुस्लिम थे। सुबह उन्हें पता चला तो उन्होंने इस बात की जानकारी दी, फिर डीएम को जानकारी दी। मिस्टर नैयर वहाँ पर डीएम हुआ करते थे, उनको इस बात की जानकारी दी, लेकिन उन्होंने नहीं हटाया था उसको, मूर्ति को, और वहाँ से प्रतिमा वहाँ पर रखी गई। वो 22-23 दिसंबर की दरमियानी रात थी। शांत हवा की एक परत ने अयोध्या को कंबल की तरह ढक दिया था। तभी विवादित ढांचे के अंदर रामलला प्रकट हुए और आसपास के कई गांवों में लोगों तक ये संदेश पहुंच गया कि रघुकुल कुलभूषण बाल रूप में जन्मभूमि स्थान मंदिर के गर्भगृह में पधार चुके हैं। सुबह जब पुलिस पहुंची तो सैकड़ों राम भक्तों की भीड़ जमा हो चुकी थी, जो दोपहर तक बढ़कर 5000 से ज्यादा तक पहुंच गई। ये पहली बार था जब राम मंदिर की आवाज दिल्ली तक सुनाई दे रही थी। तब गोपाल सिंह विशारद ने पूजा करने के लिए फैजाबाद अदालत में याचिका दायर की तो हाशिम अंसारी ने भी अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। बात बढ़ती देख सरकार ने उस स्थान पर ताला लगा दिया। राम मंदिर का मसला अदालत तक पहुंच चुका था। अपील और दलील के बीच अभी भी मंदिर का ताला खुलना बाकी था। और फिर आया 1986 का वो साल जब पहली बार राम मंदिर का ताला खुला। जब खुला मंदिर का ताला 1949 में मस्जिद में जब रामलला प्रकट हुए तो उन्हें दोबारा चबूतरे तक लाने में देश प्रदेश की सत्ता के पसीने छूट गए। लेकिन धर्म और राजनीति का जो खेल 1986 में शुरू हुआ वो अलग था, क्योंकि फिर आई 1 फरवरी 1986 की वो तारीख जब पहली बार राम जन्मभूमि का ताला खोला गया। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। वो इस वक्त अपनी पॉलिटिकल करियर की सबसे बड़ी और सबसे कड़ी परीक्षा दे रहे थे। जब राजीव गांधी की सरकार थी और उससे पहले शाहबानों के मामले में राजीव गांधी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया था, तो उन्हें लगा कि मुस्लिम कट्टरपंथियों को तो खुश कर दिया गया, अब हिंदुओं को कैसे खुश किया जाए, तो राम जन्मभूमि का ताला खोलने का फैसला किया गया। और फैजाबाद कोर्ट में अपील की गई, फैजाबाद कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर दोबारा से वहाँ पर अपील की गई और उसके 4 घंटे के भीतर फैजाबाद कोर्ट ने इजाज़त दे दी कि ताला खोल दिया जाए। राजीव गांधी ये जानते थे कि उन्हें दशकों से चले आ रहे राम मंदिर के सवाल को बैलेंस करना होगा। इसके बाद राजीव गांधी ने उस समय के यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह पर दबाव डाला कि बाबरी मस्जिद के ताले को खोल दिया जाए। इसके कुछ ही दिन बाद 1986 में फैजाबाद की अदालत ने
बाबरी मस्जिद के ताले को खोलने का आदेश दे दिया और मंदिर में पूजा करने की भी इजाजत दे दी। और उन्हीं की सरकार में विश्व हिंदू परिषद को मंदिर शिलान्यास की अनुमति भी मिली। लेकिन तभी शाहबानो केस ने राजीव गांधी की मुश्किल बढ़ा दी और जो राजीव गांधी राम मंदिर को लेकर मुखर दिख रहे थे वो बैकफुट पर आ गए और इस बार जो ताला लगा उसे खुलने में 30 साल लग गए। और आइए अब आपको आपका अपडेट देते हैं। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या में कड़ी सुरक्षा है। अभेद किले में तब्दील हो चुकी है अयोध्या। अयोध्या को सील कर दिया गया है। वैध पास के बगैर अयोध्या में एंट्री नहीं मिलेगी। ड्रोन से अयोध्या के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। तो देखिए, कल होनी है प्राण प्रतिष्ठा, लेकिन उससे पहले पूरी तैयारी, वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। कोई भी वहां पर बिना निमंत्रण के एंटर नहीं कर सकता है। इसको लेकर खास वहां पर व्यवस्थाएं सुरक्षा के मद्देनजर की गई हैं। अगर पास है तभी अयोध्या में एंट्री मिल सकती है, वरना अयोध्या में एंट्री नहीं मिलेगी। ड्रोन के जरिए अयोध्या के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है।